ये कहानी होती है साल 2027 की। हम हमारे मेन कैरेक्टर नाओमी कातागागी को देखते हैं। आगे हम देखते हैं उसके स्कूल के बाकी बच्चे बड़े ही आसानी से रोड क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन उसे रोड क्रॉस करने में थोड़ी परेशानी होती है। देन स्कूल में पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते। अगले सीन में नाओमी लाइब्रेरी में आके इस बारे में पढ़ रहा होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंट को किस तरह से बढ़ाए। इस बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि ये मत सोचो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, अपनी मन की बात को खुल के सभी को बताओ। पर अगले सीन में हम देखते हैं नाओमी के डेस्क के ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए थे और नाओमी अपनी सीट के ऊपर बैठना चाहता था, पर उन्हें इस बारे में कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती और वो उनसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। इससे हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर नाओमी एक इंट्रोवर्ट लड़का है। देन अगले सीन में नाओमी और उसके क्लास के सारे बच्चे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर दो लड़के एक लड़की को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितनी क्यूट है। इस लड़की के नाम मिसुजु कादेनो कोजी है और नाओमी को भी वो लड़की काफी क्यूट लगती है। आगे यहाँ पर एक लड़का कॉमेडी के कम्युनिकेशन के लिए ग्रुप बनाने के लिए कहता है। नाओमी और सभी लड़के उस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे होते हैं। तभी एक लड़का मिसुजु के पास जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है। ये सब देखकर बाकी सारे लड़के भी कैसे पीछे रह सकते हैं। देन वो सभी भी उसके पास जाकर उससे उसका नंबर ले लेते हैं और मिसुजु भी उन सभी को अपने नंबर दे देती है। पर नाओमी को उससे नंबर मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। वो सिर्फ दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसके बाद सभी बच्चे यहाँ से चले गए थे, पर नाओमी को तो किसी का ना किसी के नंबर लेना ही था। इसलिए वो काफी ज्यादा हिम्मत करके एक रूरी नाम की लड़की से आपस में नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहता है। रूरी का फोन शायद खराब होता है, इसलिए वो अपनी एड्रेस लिख के उसे दे देती है और कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे घर आ जाना। पर नाओमी का तो किसी से बात करने से ही फटती है, तो शायद ही वो उसके घर जाएगा। देन नाओमी लाइब्रेरी से कुछ बुक लेके अपने घर की ओर जा रहा होता है। तब वो आसमान में कुछ अजीब सी रेड कलर की वेव टाइप चीज देखता है। आगे उस आसमान से क्रो उड़ते हुए उसके पास आते हुए दिखाई देता है। हड़बड़ी के चलते उसके हाथ से किताबें गिर जाता है और वो क्रो एक किताब लेके उड़ जाता है। देन नाओमी उस क्रो का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर लाइन से बहुत सारे श्राइन गेट्स बने हुए थे। आगे ये क्रो एक श्राइन गेट के ऊपर बैठा हुआ था और नाओमी को देखकर वो किताबें वो वहीं पर गिरा देता है। नाओमी उस किताब को उठाने लगता है, लेकिन तभी उसके आसपास से काफी तेज रोशनी आने लगता है। देन आगे वो रोशनी एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद उस रोशनी में से एक आदमी बाहर निकलता है। ये आदमी यहाँ पर काफी खुश होता है और बात कर रहा होता है कि वो फाइनली यहाँ पर आ गया। और नाओमी ये सब देखकर काफी डर के यहाँ से भागने लगता है। तभी आदमी नाओमी के नाम को पुकार के उसे रोकता है और उससे आज की डेट कितना है पूछता है। नाओमी इससे और भी ज्यादा डर जाता है कि आखिर इस आदमी को उसका नाम कैसे पता। देन वो यहाँ से भाग जाता है और वो आदमी भी उसका पीछा करता है और उसे रुकने के लिए कहता है और नाओमी उसे चकमा देकर ट्रेन के अंदर घुस जाता है और वो आदमी बाहर ही रह जाता है। देन नाओमी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद ट्रेन से उतर के यहाँ से जा रहा होता है और उसी बंदे के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है वो बंदा यहाँ पर भी आ चुका था। वो आदमी अपने हाथ से जीरो बनाता है और उसे टाइम वगैरह भी दिखने लगता है और वो आदमी कहता है मैं समय से 3 महीने पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, ये एकदम परफेक्ट है। नाओमी उससे कहता है कि वो उसे फॉलो ना करे, नहीं तो वो पुलिस को कह देगा। लेकिन तभी नाओमी ये देखकर हैरान होता है कि लोग उस बंदे का आर पार होके जा रहे होते हैं। वो आदमी बताता है सिर्फ नाओमी ही उसे देख सकता है। आगे नाओमी उससे पूछने लगता है कि आखिर वो है कौन। वो बंदा बताता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ कौन, लेकिन फिर तुम कौन हो नाओमी। अगले दिन में नाओमी अपने घर पर नींद से जागता है। दिन जब वो खिड़की से पर्दा हटाता है तो सामने वही क्रो था। इसके बाद नाओमी तैयार होके उस क्रो के पीछे जाता है। वो क्रो नाओमी को एक अजीब सी जगह पर लेके आता है जहाँ पर वही बंदा नाओमी का इंतजार कर रहा था। आगे हम देखते हैं वो जिस जगह पर थे उसका नाम सेंटर ऑफ प्रीफेक्चर्स हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, यानी यहीं पर सिटी के हिस्ट्री रिकॉर्ड स्टोर होता है। नाओमी और वो आदमी पूरे बिल्डिंग में हर जगह घूमते हैं और वहाँ पर एक लड़की लोगों को क्लोनिकल क्योतो नाम के एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है। इस प्रोजेक्ट को 7 साल पहले प्ल्यूरा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से पूरे सिटी को 24 घंटे ड्रोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वजह से सिटी के लोग सिटी का 3D मैप्स को यूज कर सकते हैं और 7 साल पहले के किसी भी इंसिडेंट को अपने सामने होता हुआ देख सकते हैं। ये एकदम पास्ट में टाइम ट्रेवल करके पास्ट की किसी भी इंसिडेंट को दोबारा देखने जैसा है। पर है तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड, लेकिन किसी भी इंसान को ये एक रियल वर्ल्ड जैसा लगेगा। और सिटी को 24 घंटे तक रिकॉर्ड करने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन बनता है उसे स्टोर करने के लिए प्ल्यूरा ने क्वांटम स्टोरेज बनाई है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इनफाइनाइट है और इसका नाम है एल्टे। नाओमी ये सब चीजों को देख रहा होता है। तभी वो आदमी नाओमी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। आगे वो आदमी नाओमी को दीमाशिया नागी नाम के एक जगह पर लेकर आ जाता है। नाओमी को लगता है कि आखिर वो दोनों यहाँ पर क्यों आए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर वो बंदा कहता है कि नहीं, यहाँ बहुत कुछ है। तब यहाँ पर एक ड्रोन अचानक से आके नाओमी के सर के ऊपर गिरता है, जिस
जिससे नाओमी के सर से खून बहने लगता है। तभी वो बंदा बताता है 2020 में ही क्लोनिकल क्योतो का असली मकसद स्टार्ट हो गया था, जिससे पूरे क्योतो को सीक्रेटली बहुत सारे ड्रोन से कवर कर दिया गया। ये सभी ड्रोन्स पूरे क्योतो के इवेंट्स को एल्टे में स्टोर कर रहे हैं। आगे वो बंदा बताता है 17 अप्रैल 2027 यानी आज नाओमी के सर के ऊपर एक ड्रोन गिरा। ये एक रिकॉर्डेड पास्ट है, यानी नाओमी एल्टे में रिकॉर्ड किया गया एक पास्ट है। ये कहने के बाद वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है और कहता है मैं एल्टे को रियल वर्ल्ड से एक्सेस कर रहा हूँ और मैं 10 साल फ्यूचर का असली दुनिया का नाओमी हूँ। यानी जिस नाओमी को हम अब तक देख रहे थे वो एल्टे में रिकॉर्डेड नाओमी का एक वर्चुअल सिमुलेटेड पास्ट है। वर्चुअल नाओमी ये सुनकर सदमे में होता है कि वो सिर्फ एक रिकॉर्ड है। ओरिजिनल नाओमी कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि वो दोनों सेम है, और क्योंकि ये ओरिजिनल नाओमी का ही पास्ट है इसलिए उसे ये पता होता है कि वर्चुअल नाओमी को अभी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। इसलिए फ्यूचर से हमारा नाओमी पास्ट के नाओमी को उसकी गर्लफ्रेंड दिलाने में उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया है। आगे ये दोनों नाओमी अपने रूम में आ जाते हैं। फ्यूचर का नाओमी उसे बताता है कि ये उसका ओरिजिनल रूप नहीं है, असल में ये एक अवतार है जिसे वो अपने मर्जी से चेंज भी कर सकता है। यानी फ्यूचर नाओमी का बॉडी उसके रियल दुनिया में ही है, वो बस सिर्फ अपने अवतार को एल्टे के अंदर इंजेक्ट करके यहाँ लाया है। आगे वो बताता है वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड एग्जैक्टली सेम है। अगर पास्ट के नाओमी रियल वर्ल्ड में चला जाता है तो उसे पता भी नहीं लगेगा कि वो रियल वर्ल्ड में आ गया है, क्योंकि वो दोनों दुनिया ही एग्जैक्टली सेम है, बस इन दोनों दुनिया के बीच में 10 साल का अंतर है। पास्ट का नाओमी पूछता है अगर दोनों दुनिया सेम है तो फ्यूचर का नाओमी यहाँ पर क्यों आया है। इस पर ओरिजिनल नाओमी अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि सेल्फ में रखा बुक्स को नीचे गिराए, और ये बुक्स जब नीचे गिरता है तो पता चलता है ये 18+ मांगा है, जिसे देखकर नाओमी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। और फ्यूचर नाओमी बताता है मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारी सफरिंग्स को कम करने आया हूँ, यानी वो उसकी गर्लफ्रेंड बनवाने के लिए आया है। दिन अगले सीन में नाओमी क्लास में होता है और वो मिसुजो को ही घूरे जा रहा था। दिन आगे वो रूरी को भी देखता है जो कि बुक पढ़ रही थी। दिन अगले सीन में रूरी के डेस्क के ऊपर कुछ लड़कियां बैठे हुए थे, पर रूरी बिना किसी परेशानी के उन लड़कियों को वहाँ से भगा के अपने सीट के ऊपर बैठ जाती है। यानी रूरी नाओमी के एकदम अपोजिट काफी बोल्ड पर्सनालिटी की है। नाओमी ये सब देख रहा था, तभी फ्यूचर नाओमी उसे वॉशरूम में बुलाता है। फ्यूचर नाओमी बताता है क्या रूरी तुम्हें पसंद है। नाओमी इस पर मना करते हुए कहता है नहीं, क्योंकि रूरी उसे उसके टाइप की नहीं लगती। तभी रियल नाओमी कहता है पर आज से 3 महीने के बाद तुम और रूरी एक दूसरे को डेट करने लगोगे। ये बात सुनकर नाओमी को तो यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे मिसुजो जैसे क्यूट लड़की पसंद है, पर रूरी तो किसी लोन वुल्फ की तरह काफी खतरनाक है। इसलिए नाओमी उससे कहता है कि शायद तुम किसी दूसरी लड़की की बात कर रहे हो। इसलिए फ्यूचर नाओमी अपने नाओमी को रूरी के पास लेके ही आता है और कहता है वो इसी लड़की की ही बात कर रहा है। तब यहाँ पर नाओमी नोटिस करता है कि फ्यूचर का नाओमी रूरी को देखकर रो रहा है। दिन अगले सीन में फ्यूचर का नाओमी बता रहा था कि जब वो और रूरी एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किए थे तभी रूरी का एक एक्सीडेंट हुआ था। नाओमी और रूरी एक फायरवर्क फेस्टिवल में गए थे। उस दिन रूरी एक पेड़ के नीचे थी और वहीं पर एक बिजली गिरी, और उस दिन के बाद से ही आज तक रूरी अपने आंखें नहीं खोली। इसलिए फ्यूचर नाओमी यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो आने वाले 3 महीने के फ्यूचर का रिकॉर्ड्स बदल सके और वो रूरी को बचाएगा, जिससे रूरी की पास्ट फिर से रीराइट हो जाएगा और फाइनली एल्टे में वो डाटा रिकॉर्ड होगा जिसमें 3 महीने के बाद भी रूरी एकदम ठीक है। इस पर नाओमी पूछता है कि आखिर ऐसा करने से क्या होगा, ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना, यहाँ पर भले ही तुम रूरी को बचा लो पर रियल वर्ल्ड में तो रूरी ठीक नहीं हो सकती ना। फ्यूचर नाओमी कहता है हाँ ऐसा करने से फ्यूचर में तो रूरी ठीक नहीं होगी, पर जब वो रूरी को डेट करना स्टार्ट किया था तभी रूरी की एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन दोनों को एक साथ बिताई गई उसकी कोई भी यादें उसके पास नहीं है। इसलिए वो रूरी के साथ बिताई गई सभी पलों को देखना चाहता है, रूरी को हंसते हुए देखना चाहता है और फ्यूचर की वो उन मेमोरीज को देखना चाहती है जो कि तब बनती अगर रूरी की एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। फिर भले ही वो मेमोरीज एक रिकॉर्डेड वर्ल्ड में ही क्यों ना हो, भले ही रियल नाव में उन सब पलों को नहीं जी पाएगा, पर कम से कम उसका रिकॉर्डेड पास्ट यानी वर्चुअल नाव में उस लम्बों को जी पाएगा। आगे ओरिजिनल नाव में कहता है वो इस दुनिया की किसी भी चीज को छू नहीं सकता, इसलिए उसे रूरी को बचाने के लिए वर्चुअल नाव में की मदद चाहिए। वर्चुअल नाव में कहता है अगर उसकी मदद करने से वो रूरी की एक्सीडेंट होने से रोक सकता है तो वो ऐसा जरूर करेगा, पर वो ऐसा करेगा कैसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। तभी ओरिजिनल नाव में उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अब से पावरलेस नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास मैं और ये क्रो है। तभी वो क्रो नाव में के हाथ में जाके बैठता है और उसमें से लाइट निकलने लगता है और आगे वो उसके हाथ में एक ब्लू कलर की ग्लव्स में बदल जाता है। दिन अगले सीन में ओरिजिनल नाव में हमारे नाव में को सुबह सुबह एक जंगल में लेके आ चुका था और वो उसे अपने हाथ को कैसे यूज करना है वो सिखाने वाला था। वो बताता है कि नाव में जो कुछ भी सोचेगा उसका हैंड उसके लिए वो बना देगा और इस हैंड को गॉड्स हैंड बोलते
बोलते हैं। देन आगे वो कहता है सिंपल चीजें जैसे कि वाटर तुरंत ही बन जाएगा, पर कोई कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे कि कोई मशीन या फिर कोई मेटल को बनाने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। गॉड हैंड पूरे के पूरे एल्टे को भी रीडिजाइन कर सकता है और हर रिकॉर्डेड चीज बना सकता है, जैसे कि हवा से पानी, सॉल से जेम, नथिंग से समथिंग। अगर रियल नाओमी गॉड हैंड का यूज करके कुछ बनाता है तो वो एक इल्यूजन रहेगा, पर अगर वर्चुअल नाओमी इसका यूज करके कुछ बनाता है तो उसका फिजिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे रियल नाओमी बताता है कि वर्चुअल नाओमी अपने से ज्यादा दूर किसी चीज को क्रिएट नहीं कर सकता है और गॉड हैंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की प्रोसेसिंग स्पीड इस पर डिपेंड करता है कि नाओमी उस ऑब्जेक्ट के बारे में कितनी जल्दी अपने दिमाग में सोच सकता है। आगे ओरिजिनल नाओमी एक डायरी निकालता है। इस डायरी में उन सभी इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ था जिस वजह से रूरी और नाओमी एक दूसरे के करीब आए थे और डेट करने लगे थे। रियल नाओमी बिल्कुल वैसे ही वर्चुअल नाओमी से करवाएगा जिससे वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। वर्चुअल नाओमी कहता है अगर ये सब चीजें उसके साथ फ्यूचर में होने ही वाला है तो उसे इस डायरी को फॉलो करने की जरूरत है क्यों। रियल नाओमी बताता है कि जब से वो उसके साथ इंटरेक्ट करने लगा है तब से उसका पाथ थोड़ा सा अलग हो चुका है, शायद इसलिए नाओमी के साथ जैसा होना चाहिए वैसा ना हो, इसलिए वर्चुअल नाओमी को जानबूझकर वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो सब चीजें उसके साथ फ्यूचर में होने वाली है, ताकि सब प्लान के अकॉर्डिंग चले, कुछ भी गड़बड़ ना हो। तभी रियल नाओमी को अपने किताब नीचे गिराने के लिए कहता है। नाओमी ऐसा ही करता है। देन वो उसे उस किताब को उठाने के लिए कहता है। नाओमी इस पर जब इस किताब को उठाने लगता है तभी उसका सर किसी एक लड़की की गलती जगह पर टकरा जाता है और तभी नाओमी को पता चलता है कि ये तो रूरी है और रूरी इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। देन अगले सीन में बस से उतरने के बाद रूरी उसे एक थप्पड़ मार के यहाँ से चली जाती है और इसके बाद नाओमी रियल नाओमी के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि रूरी तो अब उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। तभी रियल नाओमी कहता है चिंता मत करो, ये होना जरूरी था। दिन अगले दिन लाइब्रेरी में नाओमी रूरी के पास जाकर कल जो सब हुआ उसके लिए वो रूरी से सॉरी कहता है और उसे इस बुक मार्क को लौटाते हुए कहता है उसने बस स्टॉप के पास इसे गलती से गिरा दी थी। रूरी इस चीज को पाकर काफी खुश होती है क्योंकि वो इसे कब से ढूंढ रही थी और आगे रूरी उससे माफी भी मांगती है कि वो नाओमी के पूरी बात को बिना सुने ही उसे थप्पड़ मार दी। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि रूरी और नाओमी के बीच में कैसे इंटरेक्शन बढ़ने लगता है और उन दोनों की ड्यूटी लाइब्रेरी में साथ ही लगी हुई थी जिससे उन दोनों के बीच में दोस्ती भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। दिन लाइब्रेरी में ड्यूटी खत्म होने के बाद ये दोनों साथ में बस स्टॉप की ओर आते हैं। रूरी को लगता है कि वो दोनों शायद एक ही बस में जाने वाले हैं क्योंकि उस दिन भी वो एक ही बस में थे। नाओमी उसे बताता है कि उस दिन वो काइता लाइब्रेरी की ओर जा रहा था इसलिए वो इस बस में था, पर असल में उसे घर जाने के लिए दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। रूरी इस पर ठीक है कहकर बस में चढ़ जाती है और उसे बताती है कि वो भी कभी कभी काइता लाइब्रेरी की ओर जाती है। दिन उसके जाने के बाद नाओ तो अपने जेब से कार्ड निकालता है और उसमें वही सब लिखा हुआ था जो कि अभी अभी हुआ, यानी नाओमी रियल नाओमी के कहने हिसाब से ही सभी काम को कर रहा था। दिन अगले सीन में हम देखते हैं रियल नाओमी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। वो यहाँ से किसी एक आदमी के ऊपर नजर रखा हुआ था जो कि काफी अजीब से कपड़े और मास्क पहना हुआ था। दिन अगले दिन सुबह रियल नाओमी हमारे नाओमी को आयरन बनाना सिखाता है। दिन आगे वो नाओमी के ऊपर काफी सारे आयरन बॉल्स गिरा देता है। वो सब इल्यूजन्स होती है इसलिए नाओमी को चोट नहीं लगती। रियल नाओमी हमारे नाओमी को डांटते हुए कहता है तुम्हें इन सब बॉल को रोकने की कोशिश करना चाहिए था क्योंकि अगर तुम अभी से तैयार नहीं होगे तो आगे जाके तुम रूरी को नहीं बचा पाओगे। इसके बाद नाओमी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने लगता है जिससे वो एलिमेंट्स को अच्छे से इमेजिन करके उसे प्रोड्यूस कर पाए। नाओमी अब गॉड हैंड की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। दिन अगले दिन में रूरी लाइब्रेरी में किताब को सेल्फ में रख रही होती है, लेकिन जब वो खुद को इतनी ऊंचाई में देखती है तो उसकी सर चकराने लगती है और वो नीचे गिर जाती है, पर नीचे नाओमी था जिससे वो नाओमी के ऊपर गिरती है और नाओमी को पता होता है कि ऐसा ही होने वाला था इसलिए वो जानबूझकर इसी जगह पर ही खड़ा हुआ था। दिन अगले दिन में रूरी नाओमी को बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाले सेल्फ में किताबें नाओमी रखेगा और नीचे वाले सेल्फ में किताबें रूरी रखेगी। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। दिन अगले दिन में नाओमी अपने रूम में होता है और काफी ज्यादा खुश होता है और रियल नाओमी बताता है अगर वो ऐसे ही करता रहा तो एक दिन वो दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगेंगे। दिन अगले दिन में हम नाओमी के घर के बाहर वही अजीब से मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं। अगले दिन
लाइब्रेरी में सभी को बताया जाता है कि सेकंड हैंड बुक फेयर होने वाली है, तो सभी को यूज्ड बुक्स कलेक्ट करनी है और उस दिन फेयर में सेल करनी है। दिन अगले दिन नाओमी और रूरी क्लास में एक बॉक्स रख देते हैं जिसमें हर कोई यूज्ड बुक्स डाल सके, लेकिन उसमें 2-3 स्टूडेंट ही अपनी बुक्स डालते हैं। नाओमी बताता है कि प्रेसिडेंट ने पहले ही कहा था कि ज्यादा उम्मीद ना रखने के लिए, पर रूरी कहती है हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। दिन ये दोनों मिलकर सभी से बुक्स डोनेट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर 3 दिन में सिर्फ 37 बुक्स ही कलेक्ट हो पाती है। प्रेसिडेंट उन्हें बताता है कि अगर कलेक्टर के पास खुद भी अगर कोई बुक्स हो तो वो भी उसे डोनेट कर सकता है। देन रूरी नाओमी को अपने घर में लेके आ जाती है और उसे सबसे ऊपर वाले कमरे में लेके आती है जहाँ पर बहुत सारे किताबें रखा हुआ था। रूरी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर को बुक्स पढ़ने का काफी शौक था और वो इन सभी बुक्स को पढ़ा करते थे। रूरी आगे कहती है वो कुछ बुक्स यहाँ से दे सकती है। देन नाओमी और रूरी दोनों एक कार्ट में कुछ बुक्स डाल के इसे खींच के ले जा रहे होते हैं। इसके बाद एक जगह पर रुके दोनों पानी पीते हैं। रूरी यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसी बुक्स पसंद है। नाओमी को समझ नहीं आता वो इस पर क्या जवाब दे, क्योंकि रियल नाओमी उसे इसका जवाब नहीं बताया था, तो वो कहता है उसे हर तरीके के बुक्स पसंद है। आगे रूरी बताती है कि उसे एडवेंचरस बुक ज्यादा पसंद है जिसमें मेन कैरेक्टर हार नहीं मानता है और आखिर तक लड़ता रहता है। और आगे वो कहती है उसे हार न मानने वाले लोग पसंद है और वो भी ठीक वैसा ही बनना चाहती है। ये सुनने के बाद नाओमी कहता है उसे साई-फाई बुक्स ज्यादा पसंद है, क्योंकि साइंस फिक्शन भी नॉर्मल लाइफ का ही एक्सटेंशन होता है। आगे नाओमी कहता है साइंस फिक्शन बुक पढ़ के उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो उसी स्टोरी का ही हिस्सा है। रोरी इस पर कहती है कि वो उसकी फीलिंग को समझ सकती है। रोरी को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर नाओमी थोड़ा शर्माने लगता है। आगे नाओमी यहाँ से एक बुक उठा के पढ़ने लगता है, तो इस पर रोरी कहती है अगर तुम्हें ये बुक पसंद है तो तुम इसे ले सकते हो। नाओमी इस पर कहता है कोई बात नहीं, जब इस बुक को फेयर में बेचा जाएगा तब वो इस बुक को खरीद लेगा। दिन नाओमी और रूरी इन सब बुक्स को लेकर स्कूल में पहुंचते हैं और पूरे लाइब्रेरी कमेटी मिलकर उन सब बुक्स को स्कूल के साइकिल स्टैंड के पास रख देते हैं। लेकिन रात में वहाँ पर एक बल्ब की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और सारे बुक्स जल जाती है और ये सब कुछ रियल नाओमी भी देख रहा होता है। और अगले दिन इसी वजह से सभी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। और आगे यहाँ पर रियल नाओमी को कह रहा होता है ये फायर वाला इंसिडेंट भी उन दोनों को करीब लाने का एक काफी बड़ा नेसेसरी स्टेप था। ये सब जानकर नाओमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है अगर तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था तो तुम मुझे इस बारे में बताए क्यों नहीं, क्योंकि अगर ये बात उसे पहले से ही पता होता तो वो रूमी की बुक्स उस जगह पर कभी भी नहीं रखता। रियल नाओमी बताता है कि फेयर कैंसिल हो गया था और रूरी डिप्रेस थी और उसी ने ही रूरी को कंफर्ट किया था और तभी वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ गए थे। मतलब अभी वर्चुअल नाओमी को भी ऐसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट हमें रात के 12 बजे का सीन दिखाया जाता है और नाओमी जल्दी से उठ के लाइब्रेरी चला जाता है और वहाँ के कुछ बुक्स को अपने गॉड हैंड की मदद से फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। यानी नाओमी रियल नाओमी के पास्ट के हिसाब से ना चाह के अपना एक अलग ही पास्ट बना रहा था। वो रूरी को कंफर्ट करने के बदले उसकी चली हुई बुक्स को दोबारा बना के उसे खुश करना चाहता था। अगले दिन रूरी जब नाओमी से मिलती है तो वो देखती है नाओमी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो सारी रात जाके उसके बुक्स बना रहा था। दिन आके नाओमी इन सब बुक्स को रूरी को दे देता है और उससे झूठ कहता है कि ये सारे बुक्स कहीं और रखा हुआ था जिससे ये बुक्स जलने से बच गया। और अब उनके पास 50 से भी ज्यादा बुक्स होती है, यानी अब वो लोग सेकंड हैंड बुक्स फेयर भी कर सकते हैं। रूरी काफी खुश होती है कि ये बुक्स नहीं चला है, लेकिन तभी नाओमी काफी थकने की वजह से वहीं पर ही गिर के सो जाता है और तभी रूरी उसे संभाल लेती है ताकि वो नीचे ना गिरे। और तभी यहाँ पर इन लोगों के क्लासमेट्स आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर सोचने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। दिन आगे हम देखते हैं ये सभी भी अपने साथ कुछ बुक्स लेकर आए हुए होते हैं। दिन अगले सीन में हम देखते हैं बुक फेयर स्टार्ट होती है और मिस दोनों फैंसी ड्रेस पहन के सभी को पैम्पलेट्स बांटने लगती है और रूमी एक जगह बैठी हुई होती है तो वो उसको भी अपने साथ खींच के ले जाती है। दिन अगले सीन में नाओमी को जब होश आता है तो वो अपने सामने रूरी को देखता है जो कि एक फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी। रूरी उसे बताती है कि तुम काफी टायर्ड थे और बिल्कुल भी उठे ही नहीं। दिन आगे कहती है कमेटी ने मिलकर सारे बुक्स सेल कर दिए हैं। ये सुनकर नाओमी काफी ज्यादा खुश होता है। आगे रूरी उसके पास आती है और स्माइल करते हुए उसे थैंक यू कहती है। आगे नाओमी खुद को रोक नहीं पाता और शर्माते हुए उसे कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। आगे रूरी ये सुनकर खड़ी होकर मुड़ जाती है जैसे कि वो ये सुनकर गुस्सा है, पर आगे कहती है डेटिंग अकेले नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उससे डेट करने के लिए तैयार है। दिन आगे वो काफी ज्यादा शर्मा के भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नाओमी अपने गॉड हैंड से प्लैनेट्स के भी मिनी मॉडल बना रहा होता है और वो एक छोटा सा सन भी बना लेता है। दिन आगे उस फेस्टिवल का दिन आ जाता है जिस दिन रूरी का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर रियल नाओमी को बता रहा होता है कि लाइटनिंग रात के 8:01 पर स्ट्राइक हुई थी। नाओमी
नाओमी इस पर कहता है कि वो जानबूझकर रूरी को फेस्टिवल के लिए इनवाइट नहीं किया है। अगर रूरी फेस्टिवल में ही नहीं आएगी तो लाइटनिंग उसके ऊपर गिरेगी ही कैसे। तभी रियल नाओमी कहता है पर फिर भी अगर कुछ भी हुआ तो उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वर्चुअल नाओमी एक स्पेक्स पहना हुआ था जिससे वो रियल नाओमी के साथ बात कर पा रहा था और रूरी यहाँ पर घर में बुक पढ़ रही होती है। तभी वर्चुअल नाओमी को वो वुल्फ मार्क्स वाला आदमी दिखता है। वर्चुअल नाओमी अगर स्पेक्स हटाता है तो वो आदमी उसे नहीं दिखता और वो जब स्पेक्स लगाता है तो वो आदमी उसे फिर से दिखने लगता है। रियल नाओमी बताता है कि वो लोग आ गए हैं। आगे वो बताता है ये एल्टे के होमोस्टेटिक सिस्टम्स हैं और ये एल्टे के हर रिकॉर्ड के ऊपर नजर रखते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ये उसे नॉर्मल स्टेट पर लाते हैं। आगे वर्चुअल नाओमी देखता है कि चारों तरफ से बहुत सारे होमोस्टेटिक्स आ रहे हैं। आगे रियल नाओमी उससे कहता है कि उसे रूरी को ऑक्सीजन टाइम तक बचाना होगा। आगे नाओमी अपने कुछ बुक्स को वेपन की तरह यूज करके उन बॉट्स को मारता है, लेकिन कुछ बॉट्स रूरी के कमरे के अंदर चले जाते हैं और रूरी का राउंड सर्कल बना लेते हैं और घर के बाहर भी ये बॉट्स नाओमी के चारों तरफ सर्कल बना चुके थे। ये बॉट्स उन दोनों को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर फेस्टिवल हो रहा था, क्योंकि एल्टे के रिकॉर्ड के हिसाब से उन दोनों को भी फेस्टिवल में होना चाहिए। तभी रियल नाओमी फेस्टिवल में पहुंचता है और नाओमी को बताता है जिस ब्रिज के ऊपर अभी वो दोनों है उसी ब्रिज के ऊपर ही लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। दिन वर्चुअल नाओमी रूरी को वहाँ से लेके भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी टेप रूरी की पैर को वहाँ पर बांध के रख देती है और ब्रिज के दोनों तरफ से ही बॉट्स की आर्मी आ जाते हैं। रियल नाओमी हमारे नाओमी को कहता है कि अब समय आ चुका है कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्चुअल नाओमी अपनी गॉड हैंड से एक बड़ी सी मेटल बॉल को क्रिएट करता है और क्योंकि इस तरीके की एक बड़ी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी तो इसलिए सारे बॉट्स उस बॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस बॉल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और ये बल जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तभी लाइटनिंग का भी टाइम हो जाता है और तभी वर्चुअल नाओमी एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो लाइटनिंग उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और फाइनली नाओमी ने रूरी को बचा लिया है। नाओमी रूरी के पास आता है और काफी ज्यादा खुश होकर रूरी को अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है वो कर दिखाया, उसने रूरी को बचा लिया। रूरी कुछ समझ नहीं पाती लेकिन खुश होती है और वो भी नाओमी के गले लग जाती है। तभी नाओमी शर्मा के उससे दूर होता है और उससे माफी मांगता है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी वर्चुअल नाओमी के हाथ से गॉड हैंड वापस से क्रू बन के उड़ जाता है और एक जेल टाइप का चीज बन के रूरी को चारों तरफ से अपने अंदर बंद कर देता है। रूरी और नाओमी ये दिखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पर रियल नाओमी आता है और कहता है ये सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। अब रूरी का माइंड स्टेट एग्जैक्ट वही है जो एक्सीडेंट होने से पहले उसका था। इसके बाद आसमान में फिर से रेड वेव्स आ जाते हैं और रियल नाओमी रूरी को ऊपर उन रेड वेव्स के अंदर भेज देता है और वो खुद भी उसके साथ गायब हो जाता है। नेक्स्ट हम 10 सालों के बाद रूरी का सीन देखते हैं जो कि कोमा से जाती है और रियल नाओमी यहाँ पर उसे होश में आए हुए देखकर उससे गले से लग जाता है। आगे हम देखते हैं रियल नाओमी के पैरों में शायद कुछ हुआ है जिस वजह से वो लंगड़ाते हुए चल रहा होता है। आगे हमें पता चलता है उस लाइटनिंग वाले इंसिडेंट की वजह से रूरी कोमा में थी और उसकी सारी याददाश्त चली गई थी और रूरी को ठीक करने के लिए नाओमी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो एल्टे में स्टोर हुआ रूरी की मेमोरीज को रियल रूरी के माइंड के अंदर ट्रांसफर कर दे। इसलिए रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी की मदद किया रूरी को लाइटनिंग स्ट्राइक वाले एक्सीडेंट तक जिंदा रखने के लिए। और जबकि लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद तक भी रूरी इस दुनिया में जिंदा थी, वो रूरी की इस मेमोरीज को रियल वर्ल्ड में रूरी के माइंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिस वजह से रियल रूरी कोमा से ठीक हो पाई। यानी रियल नाओमी का प्लान वर्चुअल नाओमी से उसकी रूरी को चुरा के अपनी रूरी को ठीक करना था। देन अगले सीन में यहाँ पर वर्चुअल नाओमी रूरी को खो देने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होता है और क्या करे कुछ समझ नहीं पा रहा होता। आगे वो रूरी के घर जाने लगता है ये सोचकर कि रूरी वहाँ पर होगी, पर रूरी की पूरा घर एक रेड कलर के बैरियर से ढका हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जगह करप्टेड है, कोई भी इसका यूज ना करे। तभी वहाँ पर होम्योस्टैटिक फोर्स आ जाते हैं जिस वजह से नाओमी वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में रियल नाओमी एल्टे के मेन लैब के अंदर आता है। यहाँ पर सेंकू नाम का एक बंदा नाओमी को बताता है कि यहाँ पर रिकॉर्ड का एक हिस्सा करप्ट हो गया है, पर उन्हें इसका वजह नहीं पता और ये करप्टेड डेटा अपने आसपास के सारे डेटा को भी करप्ट कर रहा है। इसलिए हमें ये डेटा को ऑफ करके बाहर निकालना होगा और इसे रिपेयर करना होगा। आगे हमें रियल नाओमी के आईडी कार्ड से पता चलता है वो एल्टे का सिस्टम मैनेजमेंट का मेन डायरेक्टर है। इसी वजह से ही नाओमी एल्टे को एक्सेस करके उसके अंदर जा पाया था। अगले सीन में वर्चुअल नाओमी बॉट से बच के भाग रहा होता है और एक ट्रक के पीछे छुप जाता है।
देन रियल नाओमी यहाँ पर कपड़े बदलते समय उसके पीठ के पीछे हम एक गहरे घाव को देखते हैं। आगे रियल नाओमी सोचने लगता है कि ये सब उसने शुरू कैसे किया था। रूरी का एक्सीडेंट होने के बाद मिजुनो और लाइब्रेरी कमेटी के बाकी मेंबर्स रियल नाओमी को कोयोतो लाइब्रेरी हिस्ट्री रिकॉर्ड सेंटर ले जाते हैं, जहाँ पर सेंकू एक प्रेजेंटेशन देता है। वो एक लगभग मरे हुए चूहे को एल्टे के डाटा को यूज करके उसे वापस से जिंदा कर देता है। तभी नाओमी के दिमाग में एक आइडिया आता है। नाओमी तब से रिसर्च में बहुत ज्यादा मेहनत करता है और आगे वो एल्टे की लाइब्रेरी में ज्वाइन हो जाता है। वहाँ पर वो सेंकू से अच्छे रिलेशन बना लेता है। दिन बाद में उसे रिसर्च में मेन डायरेक्टर का पोस्ट मिल जाता है। इसके बाद नाओमी बहुत बार रिकॉर्डेड वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है और उनमें से किसी एक फेलियर की वजह से ही नाओमी के पीठ में वो चोट आ गई थी और नाओमी की एक पैर भी खराब हो गई थी। नाओमी एल्टे के अंदर घुसने के लिए 9 बार से भी ज्यादा ट्राई किए थे। उसके बाद वो फाइनली जाके एल्टे के अंदर घुस पाया था। अगले सीन में रियल नाओमी रिकवरी स्टार्ट करता है। रिकॉर्डेड वर्ल्ड में बॉट्स रूरी के घर के आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। रियल नाओमी कहता है रिकवरी से सारे बॉट्स करप्टेड डाटा को डिस्ट्रॉय करके फिर से उन डाटा को रिस्टार्ट करेंगे। अगले सीन में वर्चुअल नाओमी इन बॉट्स से बचते हुए रोड के ऊपर से जा रहा होता है। तभी उस रोड की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है और तभी वर्चुअल नाओमी एक पोल को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है। वर्चुअल नाओमी देखता है कि स्काई में फिर से रेड वेव्स आ गए हैं और वो सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वर्चुअल नाओमी सोचता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो रूरी के बारे में याद करने लगता है कि जब रियल नाओमी रूरी को लेके गया था तब वो भी इसी रेड वेव के जरिए गए थे। इसके बाद वर्चुअल नाओमी उस रेड वेव के अंदर जंप कर देता है और रेड वेव्स के अंदर घुसते ही वर्चुअल नाओमी के चारों तरफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। दिन आगे नाओमी एक जगह पर आके रुक जाता है और यहाँ पर उसे एक वैसा ही क्रो मिलता है जैसा कि रियल नाओमी के पास था, पर ये क्रो बोल सकता था और ये क्रो नाओमी से बोलता है कि उसकी दुनिया खत्म नहीं हुई है, बस उसकी दुनिया रीसेट हो रही है। आगे वो क्रो कहता है वो उसके साथ है और वो रूरी को जरूर वापस ले जाएगा। वो नाओमी को 3 महीने से मेहनत करते हुए देख रहा है, इसलिए नाओमी पावरलेस नहीं है और आगे वो नाओमी के हाथ से जुड़ जाता है और इसी के साथ ही नाओमी को वापस से गॉड हैंड मिल जाता है। आगे वो क्रो नाओमी से कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहिए? नाओमी काफी जोर से कहता है हाँ। दिन अगले सीन में रियल नाओमी रूरी को बताता है कि वो 10 सालों से कोमा में थी। दिन आगे वो रूरी को किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी रूरी उसे पीछे कर लेती है और कहती है वो उसकी नाओमी नहीं है। तभी यहाँ पर आसपास हर जगह बॉट्स आ जाते हैं और इन बॉट्स को देखकर रियल नाओमी हैरान होता है कि आखिर असली दुनिया में ये बॉट्स कहाँ से आ गए। सारे बॉट्स एल्टे से निकल के हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। एक बॉट रियल नाओमी को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है और एक बॉट रूरी के गले दबाने लग जाती है। रियल नाओमी कहता है इसका मतलब ये दुनिया भी असली नहीं है, ये दुनिया भी एल्टे के अंदर स्टोर एक रिकॉर्डेड वर्ल्ड है और ये सारे बॉट्स दूसरे दुनिया से रूरी को एलिमिनेट करने के लिए आए हैं। ये काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है जिसे हम असली दुनिया सोच रहे थे, वो भी एल्टे के अंदर स्टोर हुआ एक वर्चुअल दुनिया है। आगे ये बॉट्स रूरी को मारने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर वर्चुअल नाओमी आ जाता है और उन सभी बॉट्स को रोक देता है। वर्चुअल नाओमी को देखकर रूरी उससे गले लग जाती है। दिन वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी को पंच मारता है और रूरी को लेके हॉस्पिटल से निकल जाता है। दिन आगे वो सारे बॉट्स वर्चुअल नाओमी और रूरी के पीछे लग जाते हैं और यहाँ पर गॉड हैंड नाओमी को गाइड करता है कि उसे सबसे पहले क्योतो स्टेशन जाना होगा, क्योंकि वहाँ से सबसे जल्दी रूरी एल्टे के अंदर वापस जा पाएगी। वर्चुअल नाओमी बाइसाइकिल क्रिएट कर देता है और रूरी के साथ स्टेशन जाने लगता है। आगे वो रूरी के आंखों के ऊपर कवर लगा देता है और रूरी को उसे कस के पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद वर्चुअल नाओमी साइकिल को तेजी से चला के यहाँ से भागने लगता है और अपने आसपास की सराउंडिंग को डिफॉर्म करके उन सब बॉट्स को भी हराने लगता है। लेकिन एक ब्रिज को पार करते समय कुछ बॉट्स अचानक से आके साइकिल से रूरी को खींच लेते हैं। वर्चुअल नाओमी रूरी को बचा लेता है। तभी रियल नाओमी नीचे कार लेके आता है और वर्चुअल नाओमी को कार में बैठने के लिए कहता है। वर्चुअल नाओमी रूरी को लेके कार में बैठ जाता है। दिन आगे वो उससे पूछने लगता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। रियल नाओमी इस पर कहता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो रूरी को फिर से जीते हुए देखना चाहता था। पर आगे वो वर्चुअल नाओमी से कहता है कि वो अपनी रूरी को अपनी दुनिया में वापस ले जाए। आगे वर्चुअल नाओमी एक रोलर कोस्टर की तरह ट्रैक बनाता है जिससे कार जल्दी से स्टेशन तक पहुंच जाती है। दिन वर्चुअल नाओमी यहाँ पर गॉड हैंड के कहने पर कुछ गेट्स बना देता है और गॉड हैंड कहता है इस सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उसे एक एक गेट को क्रॉस करना होगा और लास्ट गेट पार करते ही वर्चुअल नाओमी और रूरी अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। तभी वर्चुअल नाओमी पहले रूरी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और रियल नाओमी अपनी जैकेट को रूरी को पहना देता है। इस पर रूरी रियल नाओमी से कहती है क्या तुम भी नाओमी हो? दिन आगे वो उससे गले लग जाती है और पूछती है तुम भी रूरी से
प्यार करते हो ना। और आगे वो इसके लिए रियल नाओमी को थैंक यू बोलती है। रियल नाओमी रोते हुए उसे आई लव यू कहता है। देन रूरी अपने वर्ल्ड में चली जाती है। देन भॉर्शल नाओमी भी अपने दुनिया में जाने लगता है। तभी बहुत सारे बॉर्ड्स एक साथ फ्यूज होकर एक बड़ा सा ह्यांड बन जाते हैं। इसलिए रियल नाओमी उससे कैसे निपटा जाए इस बारे में भॉर्शल नाओमी को गाइड करता है। आगे भॉर्शल नाओमी रियल नाओमी के कहने पर एक वेपन क्रिएट करता है और हर बार की तरह उसकी वेपन एक बड़ी सी बुक होती है और वो उस बुक को उस बड़े से हाथ की ओर फेंकता है, जिससे वो बड़ा सा हाथ दूर जाके गिर जाता है। लेकिन उसमें और भी बहुत सारे बॉट्स ऐड हो जाते हैं, जिससे वो एक बहुत बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। आगे वो मॉन्स्टर एक टावर को तोड़ देता है और ये टावर उन दोनों नाओमी के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन भॉर्शल नाओमी मेटल के पोर्स क्रिएट करके उस टावर को रोकने लगता है, लेकिन बार बार उसके पोर्स टूटने लगता है। तभी रियल नाओमी भॉर्शल नाओमी को कहने लगता है कि इस मॉन्स्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। तभी हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंको और सुई ये सभी सिचुएशन को देख रहे होते हैं और सेंको कहता है कि उन्हें एलटी का स्विच बंद करना होगा। सुई इस पर कहती है कि मेन स्विच को बंद कर देने के बाद बिग बैंग जैसी चीज होगा और सारे बॉट्स रुक जाएंगे। देन ये दोनों मिलके मेन स्विच को बंद करने के लिए जाते हैं। देन हम नाओमी वाले सीन में वापस आते हैं। रियल नाओमी बताता है अगर भॉर्शल नाओमी अपनी गॉड हैंड की मदद से रियल नाओमी को गायब कर दे तो ये सारे बॉट्स शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉट्स एक ही वर्ल्ड में दो आइडेंटिकल चीजें रहने नहीं देंगी। इसलिए रियल नाओमी या फिर भॉर्शल नाओमी इन दोनों में से किसी एक का गायब होना जरूरी है। पर भॉर्शल नाओमी उसे गायब करने से मना करता है और इस टावर को पूरी ताकत लगा के रोकने लगता है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल बना के उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं रियल नाओमी भॉर्शल नाओमी को बचा लिया है और सारे टेंटिकल्स रियल नाओमी का आर पार हो गए हैं। और भॉर्शल नाओमी ये देखकर उसके साथ बिताई गई सारे पलों को याद करने लगता है और आगे अपने गॉड हैंड से उसके साथ हैंडशेक करके उसे उसके दर्द से छुटकारा दे देता है। दूसरी ओर सेंको भी इस लिवर को खींच देता है और तभी एल्टे से काफी तेज रोशनी आने लगता है और हम देखते हैं कि भॉर्शल नाओमी वापस अपने दुनिया में चला जाता है। रूरी रोते हुए भॉर्शल नाओमी का गले लग जाती है। आगे वो भॉर्शल नाओमी से पूछती है क्या अब वो दोनों अपने वर्ल्ड में वापस आ गए हैं। भॉर्शल नाओमी कहता है हाँ, यही उन दोनों की असली दुनिया है। देन हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई धीरे धीरे अपने आंखें खोल के जागता है। पास में एक लड़की खड़ी हुई थी और वो कहती है फाइनली तुम्हें होश आ गया। और हम देखते हैं जो आंखें खोल रहा होता है वो और कोई नहीं, वो नाओमी होता है और उसके सामने रूरी होती है। नाओमी को होश में आता हुआ देखकर रूरी रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। रूरी कहती है फाइनली उसने कर दिखाया। फाइनली नाओमी का माइंड और सोल उसके बॉडी से सिंक हो गए हैं। और नाओमी को होश आता हुआ देखकर बाहर भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं ये सभी लोग मून पे होते हैं, जहाँ पर कॉलोनी एस्टेब्लिश हो चुकी है। और इतने में ही बहुत सारे सवालों के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर रूरी काफी ज्यादा मेहनत करके नाओमी को कोमा से उठाई, पर असल में तो कोमा में रूरी थी ना। शायद ये सब सवालों का जवाब हमें इस मूवी के अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक आया नहीं। इसलिए तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।